तो आज हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इस साल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके जो भी कॉम्पिटिशन्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो ये सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो हर बार रिपीट होते हैं और कैसे आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ना है वो आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारी स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करेंगे रोहन पाल, ठीक है, जो हमारी क्लास से फर्स्ट ईयर के माइक्रोबायोलॉजी के टॉपर हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं हूं रोहन पाल और करंटली मैं अभी थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग आरयूएचएस से कर रहा हूं। तो माइक्रोबायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बीच में एक ऐसा पोर्शन आता है, एक ऐसी यूनिट आती है जिसका नाम मैं बोलूँगा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो शायद जो भी बच्चा अगर उसको पढ़ेगा तो वो कहेगा कि यार ये तो सर दर्द दिया एक तरह से, क्योंकि उस पोर्शन में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वेरिएंट क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी उठा के आपके सामने दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चंस हो। माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में प्रीवियसली अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चन आते थे और धीरे धीरे उसको भी 6 कर दिया गया है और आपको करने कितने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको माइक्रोबायोलॉजी के पेपर में। तो हम बात करते हैं आज माइक्रोबायोलॉजी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बाकी माइक्रोबायोलॉजी में डरने की कोई बात नहीं है, ये इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ ऐसी होगी जो आपने पहले से ही पढ़ रखी होगी, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको हल्के में लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि इसमें बैक लगती है। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर में था उस टाइम पे मेरे भी सीनियर्स ने कुछ कहा था कि माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा बैक लगती है, क्योंकि हम इसको हल्के में ले लेते हैं और फिर हम इसको पढ़ते नहीं हैं और इसी चक्कर में इसमें बैक लग जाती है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अपना जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इम्पॉर्टेंस और रेलिवेंस ऑफ नर्सिंग, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर, कि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, उसमें हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्लिनिकल अगर हम जा रहे हैं कहीं पे तो हमें वहाँ पे क्या फ़ायदा दे रही है माइक्रोबायोलॉजी, तो हमें वो समझना है इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैं जनरली सीपी बवेजा बुक को प्रेफर करता था। सीपी बवेजा बुक मेरे लिए बहुत मतलब एक तरह से मान लें रामबाण है वो बुक, कि आपको सारे टॉपिक उसमें मिल जाएंगे और आपको जितना पढ़ना है, जितना पास होने के लिए चाहिए वो आपको सब इसमें मिल जाएगा। सेकंड एक्स में बात करें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी की सारी ऑर्डरली वाइज चीज़ें हैं, यानी कि मैं आपको जो पहला पॉइंट बता रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग, तो फर्स्ट यूनिट में अगर आप पढ़ के जा रहे हो, मान लो कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ने की वो है कि यार मेरे पास टाइम कम बचा है और मेरे को अगर कोई चीज़ जल्दी जल्दी पढ़नी है, तो आप इसी ऑर्डर में पढ़ें कि सबसे पहले तो कोई भी अगर मैं फर्स्ट यूनिट उठा रहा हूँ तो उसमें आपको इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है। वो इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन के आने के सबसे ज़्यादा चांस हैं बजाय प्रिंसिपल के आने के। तो सबसे पहले आप पढ़ें तो इंपॉर्टेंस पढ़ें, रेलेवेंस क्या है इसकी नर्सिंग में वो पढ़ें। फिर सेकंड नंबर पे मैं कहूँगा कि आप पढ़ें प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इसकी माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कि इसके सिद्धांत क्या है माइक्रोबायोलॉजी के, तो वो आपको पढ़ने हैं। और थर्ड नंबर पे मैं बोलूँगा कि आप इसमें साइंटिस्ट के बारे में ये शॉर्ट नोट में क्वेश्चन जरूर आ जाता है 1-2 बार, जैसे कोच पोस्टुलेट है, पॉल एलिक के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में भी मैं एक नाम बोलूँगा, कोच पोस्टुलेट, जो कि यहाँ पे आपको मैं डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ कि ये कोच पोस्टुलेट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत रिपीटेड और बहुत चांसेस हैं कि इस पर क्वेश्चन आए। ठीक है, अब मैं आगे बात करूँगा इसके आगे सेकंड यूनिट के बारे में। तो अपनी सेकंड यूनिट का नाम आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोब्स, यानी अब आप माइक्रोब्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी के बारे में, क्या क्या वो चीज़ें करते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी है उनके बारे में बात करेंगे, और अपन कल्चर कैसे करेंगे माइक्रोब को अगर हमें करना हुआ, स्टेनिंग मेथड कैसे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक ग्रोथ कर्व आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ग्रोथ कर्व, उसमें से हमेशा शॉर्ट नोट या कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाता है, लैग फेज़ हुआ, लाइटिक फेज़ हुआ, इनमें से, या फिर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कोई भी हमारे पास स्पेसिमेन हुआ तो हम उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, तो इस पर भी हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो आइए सेकेंड ईयर में यूनिट सेकंड में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको स्टेनिंग मेथड पढ़ना है, ग्राम स्टेनिंग, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्राम स्टेनिंग। और मेरे टाइम पे जीजल्स स्टेनिंग मेथड ज़रूर आया था, तो आप इन दोनों को ज़रूर पढ़ के जाएँ, ये बहुत मतलब ये बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, मान सकते हो आप। फिर अपना आता है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में से देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कल्चर मीडिया के, सिंपल कल्चर मीडिया, कॉम्प्लेक्स कल्चर मीडिया, तो ऐसे करके बहुत सारे मेथड हैं। तो कल्चर मीडिया में जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी में, वो जनरली आता है डिफाइन करो।
तो डिफाइन में ही वो उस टॉपिक को पटक देते हैं कि है ना अब आपको कल्चर मीडिया के जैसे मान ली सिंपल दे दिया तो सिंपल को एक्सप्लेन करो। तो यानी वो क्वेश्चन आपका वो 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो उस सेंस में आता है। कल्चर मीडिया आपको इसलिए पढ़ने की ज़रूरत होती है। और कौन कौन से मेथड्स होते हैं कल्चर मीडिया के, ये भी इसमें ज़रूर पढ़ के जाने। ये मेथड्स वाला जो क्वेश्चन है कल्चर मीडिया का, ये आपका आता है शॉर्ट नोट के अंदर में। ये ध्यान रखें कि कल्चर मीडिया के बारे में अगर पूछेगा तो डेफिनेशन के अंदर जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें पूछेगा, और जो वेरियस मेथड पूछेगा वो आपको पूछेगा शॉर्ट नोट के अंदर। अब इसमें थर्ड ये हिरार्ची है, ये बात ध्यान रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सबसे ऊपर लिख रखे हैं और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट मैंने सबसे नीचे लिख रखे हैं। अब मैं नीचे बात करूं तो अब आता है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ माइक्रोब्स, कि माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए उनके कौन कौन से कर्व आते हैं। जैसे आप सब नीट करके आए हो तो ये लैग फेज़ वगैरह और हमने लैक्टिक फेज़ ये पढ़ रखी हैं चीज़ें, तो मैं बोल रहा हूँ आपको पढ़ने में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्रोथ कर्व में यही है लैग फेज़, इसमें भी क्या होता है डिफाइन में क्वेश्चन आ जाता है एक तो कि लैग फेज़ को ही सीधा एक्सप्लेन करो ओनली डेफिनेशन में, कि सीधा आपको बोल देगा कि लैग फेज़ दे दिया उसको एक्सप्लेन करो। और माइक्रोब्स न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं माइक्रोब्स की न्यूट्रिशन को, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये भी पढ़ना है इसमें। अब आगे आते हैं कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन और ट्रांसपोर्ट मीडियम। ये वाला जो क्वेश्चन आता है ये आपका आता है उसमें शॉर्ट नोट के अंदर में, कि माइक्रोब्स है उसके स्पेसिमेन का कलेक्शन कैसे करेंगे, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास उसको करने के, कलेक्ट करने के, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के हमारे पास क्या क्या मेथड हैं। तो ये हमारे पास आता है शॉर्ट नोट के अंदर। अब एक क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन ना शॉर्ट नोट में आएगा ना डिफाइन में आएगा, वो ऐसे थर्ड क्वेश्चन या फिर फोर्थ क्वेश्चन जो होता है उसमें आता है ज़्यादातर क्वेश्चन, वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, कि आपको कहेगा कि एक्सप्लेन द बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर जो है आप उसको एक बार एक्सप्लेन करिए कि ये बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है उसमें डायग्राम बना के आना है सबसे पहला तो, और क्या करना है उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं उसको एक एक करके लिख के उसको एक्सप्लेन करके आना है। मैं ये बात बिल्कुल मान करके चल रहा हूँ कि आपने नीट दे रखी है, चलो आपने नहीं भी दे रखी हो, अब पहले बात तो जिसने नीट दे रखी है उसके लिए तो यही है कि उसके लिए तो बहुत आसान चीज़ें हैं कि ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फ्लैजिला आ गई, पिलाई वगैरह आ गई, फिम्बरी ये चीज़ें हो गई, फिर उसके अंदर की स्ट्रक्चर में चले जाते हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो अपन वो सब चीज़ें उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। अब जो अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसने नीट नहीं करी हुई या वो पहली बार पढ़ रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ उसको कि वो पहली बार पढ़ रहा है, तो प्लीज़ सीपी बवेजा बुक को ज़रूर प्रेफर करें। उसमें आपको पूरा स्ट्रक्चर वाइज उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देगा, और बिल्कुल डरने की बात नहीं है। सीपी बवेजा में वो टॉपिक आपको 1 पेज का या फिर लास्ट 2 पेज का, और इससे ज़्यादा वो टॉपिक आपको मिलेगा ही नहीं। सीपी बवेजा में ये चीज़ है, इसलिए मैं इस बुक का नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी हमें ये बुक प्रेफर की थी, जिससे हमें बहुत आसानी हुई थी पढ़ने में। अब हम चलते हैं, हमारे माइक्रोबायोलॉजी में 5 यूनिट होती है और जिसमें से हमने 2 यूनिट बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, और आप अगर इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ के जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आप अपने पेपर को पास आउट कर लेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इतनी कोई टफ चीज़ नहीं है, बस आप इसको ज़्यादा हल्के में ले लोगे तो फिर ये आपके सर पर तो चढ़ेगी, ये चीज़ होती है। अब चलते हैं हम यूनिट 3 में। यूनिट 3 है अपनी इन्फेक्शन कंट्रोल, जो कि पूरी नर्सिंग फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर पूरी नर्सिंग जब आप कर रहे हो तो उसके पूरे के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शो करेगा। हाँ, पूरी नर्सिंग के अंदर ये चीज़ें आपको बहुत काम आएगी इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर, क्योंकि हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब हॉस्पिटल में भी जाके सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सबसे पहले तो खुद को बचाएं इन्फेक्शन से, तो हमें उसमें अपने लिए ये चीज़ सीखनी है। और कोई भी पेशेंट है, मान लो कि वो भी एडमिट है, तो 2 पेशेंट से होने वाली जो इन्फेक्शन आपस में जो हो रहे हैं, आप मान लो किसी और का इन्फेक्शन हो रखा है किसी को, और किसी को इन्फेक्शन नहीं है, वो नॉर्मल, जैसे मान लो कि उसकी कोई सर्जरी वगैरह हो रही है तो वो है, तो हमें उस पेशेंट को भी तो इन्फेक्शन से बचाना है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल एक हमारे लिए भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और एक पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो ये पूरी नर्सिंग फील्ड में सबसे मैं इम्पॉर्टेंट यूनिट मानता हूँ। यूनिट 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अब इसमें देखो सबसे पहले तो टर्म्स आती है, जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन बताया था डिफाइन, उसके अंदर टर्म्स आती हैं, और टर्म्स ये इन्फेक्शन वाले टॉपिक में से भर भर के आएंगे आपके पास, कि आपके पास सारे इन्फेक्शंस का मतलब क्या होता है ये बताओ। फिर स्टेरिलाइजेशन पर सिंगल क्वेश्चन पूछ लेगा आपको, स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है डिफाइन करो, डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, ये सिंगल पूछ लेगा इन्फेक्शंस में से भी। तो सबसे पहले तो आपको जितनी भी टर्म्स आए इन्फेक्शन के अंदर वो पढ़नी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन।
ये पढ़ना है। और इसमें क्या डिफरेंस है आपको ये चीज़ ज़रूर समझनी है कि डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन में क्या है। कि स्टरलाइजेशन के अंदर हम जो है किल्ड बैक्टीरिया को, मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल्ड कर रहे हैं, जबकि डिसइंफेक्शन में हम किल्ड नहीं कर रहे हैं, बस किसी सॉल्यूशन या किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि वो टेम्पररी थोड़ी देर के लिए चले जाए वहाँ से। और फिर अब ये चीज़ पढ़ने में भी एक जैसी लगेगी, तो इसलिए इसमें डिफरेंस ज़रूर आता है। बहुत बार पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अब अगर आगे बात करूँ तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के मेथड हैं, बहुत हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव। ये आएगा अपने शॉर्ट नोट के अंदर। ये क्वेश्चन अपना सीधा शॉर्ट नोट के अंदर आएगा कि डिफाइन ऑटोक्लेव, और हमारी बुक में इसका डायग्राम दे रखा है, तो आप इसका डायग्राम बिल्कुल याद करके, टेम्परेचर किस किस टेम्परेचर में ये काम करते हैं ये भी याद करें। बिल्कुल एकदम आपको एक्यूरेट होनी चाहिए चीज़ें, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ इसकी, क्योंकि अगर आपने वहाँ पर डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उसमें नंबर ले गए एग्जामिनर से। और आपको हॉट एयर ओवन भी पढ़ के जाना है बिल्कुल श्योरिटी के साथ। हिरार्ची, मेरी बात ध्यान रखना ये बात कि मैं हिरार्ची से ही सारी चीज़ लिख के लाया हूँ यहाँ पे, कि मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने सबसे ऊपर लिखा है किसी भी यूनिट के अंदर, और जो सबसे मेरे को जो लीस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मैं भी इसी तरह से पढ़ता था, क्योंकि यार हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक ज़्यादा कवर करने होते हैं जो हमें भी लग रहे हैं कि यार ये चीज़ आ रहे हैं पेपर में वापस आ रहे हैं और हमें इसको ज़रूर कवर करना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हमको इनको करना चाहिए। अब मैं आता हूँ थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, जिसमें मैंने देखो स्टार लगा रखे। ये क्वेश्चन जो मान लो रामबाण है, आप पूरी नर्सिंग कर लो, आपको हर जगह कोई ना कोई नर्सिंग वाला जना ये आपसे ज़रूर पूछेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ये आपसे क्वेश्चन हर जगह पूछा जाएगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, और आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे वहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई भी सिरिंज है या फिर कोई भी आपके पास एम्प्यूल है, वायल है, तो आपको उसको किस डिब्बे में डालनी है, तो ये आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। और इसमें डेफिनेटली आपके पास क्वेश्चन आएगा, और बड़ा क्वेश्चन आएगा सीधा, कोई भी शॉर्ट नोट ना आएगा, कोई भी डेफिनेशन में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये सीधा आपके पास शॉर्ट नोट में आएगा। इसी के साथ मैंने देखो इसमें जोड़ रखा है कि स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर, जिसको हम यूनिवर्सल प्रिकॉशन के नाम से भी जाना जाता है, कि ये 11 या 10 यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं। मैंने कहा था ये यूनिट नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए, तो इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी मेजर, स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर क्या है। कि मैं अगर किसी पेशेंट के पास जा रहा हूँ, मान लो कि मैं HIV पेशेंट के पास जा रहा हूँ, तो मेरे को अपनी कैसे सेफ्टी रखनी है, कि मेरे को अपने दिमाग में ये बात मान के चलनी है कि हमें नहीं पता रहता ना कि देखो कोई भी पेशेंट है तो हमें नहीं पता रहता कि उसको HIV हो रखा है, तो हम क्या करेंगे कि जब मान लो पहली बार पेशेंट आया तो हम मान के चलेंगे कि उसको HIV हो रखा है या फिर उसको ऐसी चीज़ हो रखी है, तो हम पूरी की पूरी तैयारी के साथ जाएंगे कि उसके सामने ग्लव्स पहन के जाएंगे, मास्क भी लगानी पड़े तो मास्क भी लगाएंगे हम बिल्कुल उसके सामने, क्योंकि हमें नहीं पता, जब तक हमें ये नहीं पता लग जाए कि ये बंदा इस चीज़ से फ्री है या नहीं है, तब तक हमें ये चीज़ करनी है। तो ये यूनिट हमें यही चीज़ सिखाती है, ये क्वेश्चन हमें यही चीज़ सिखाता है कि हमें पेशेंट से कैसे सेफ्टी मेजर प्रोटोकॉल को फॉलो करना है हमें, और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस इसी के अंदर आते हैं। इसी में अब आता है कि जैसे रोल वाला, जो जहाँ पे भी माइक्रोबायोलॉजी या पूरी नर्सिंग में आपको रोल वाला क्वेश्चन मिल गया, वो डेफिनेटली आना ही आना है। कि मैं बात थ्योरेटिकल अपने दिमाग में बैठा लो ये बात कि जहाँ पे भी आपको रोल वाला क्वेश्चन मिल गया वो तो पढ़ के ही जाना है, चाहे आप कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो। और रोल वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करने होते, वो सेम होते हैं, जहाँ पे भी पढ़ोगे सबकी एक ही तरह की आइडियोलॉजी चलती है कि नर्सिंग रोल क्या है, ज़्यादातर अपन को पेशेंट ही तो केयर करनी है। तो अगर आप एक जगह के सारे रोल पढ़ लोगे तो आप जब इधर उधर भी पढ़ोगे तो आप कहोगे कि यार ये तो चीज़ें यार एक जैसी लग रही है, सेम तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इन्फेक्शन में कैसे रोल आएगा, तो आप इसको भी बहुत बखूबी इस चीज़ को ध्यान रखें बिल्कुल। अब आता है 5 क्वेश्चन जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, कि हम जा रहे हैं, हम जाते हैं हॉस्पिटल ड्यूटी करने, तो हमसे बोला जाता था बेटा अब आप हॉस्पिटल ड्यूटी करके जा रहे हो ना वापस घर, तो आप नहाना ज़रूर। वो नहाना ज़रूर का सेंस क्या होता है, या फिर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो खाना खा के ज़रूर जाना वहाँ पे, खाली पेट कभी मत जाना हॉस्पिटल, ये हमसे बोला जाता था। तो यही चीज़ें हैं कि क्यों नहीं जाना भाई खाली पेट, तो इसका रीज़न आपको भी पता होगा कि हमारे अंदर इम्यूनिटी या फिर थोड़ी तो स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है कि बैक्टीरिया हमारे अंदर अटैक नहीं करे, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है थोड़ी बहुत खाने से हमारी। तो सुबह कभी भूखा पेट हमें मना किया जाता था, और वहाँ से आने की जिससे हमको इन्फेक्शन नहीं लेके जाए, इसलिए हमसे बोला जाता था कि आप कि नहा लीजिए, अब नहा लेना चाहिए हमको, ऐसा बोला जाता था हमें, जो कि बहुत फॉलो भी करते थे हमसे, बहुत ज़्यादा लोग सब फॉलो करते थे, हमारे सीनियर्स भी फॉलो करते थे इस बात को। हमारे क्लास के भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को बहुत बखूबी फॉलो करते थे, मास्क वगैरह हुए और प्रोटोकॉल्स को तो सबों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है।
अब इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें भी बहुत हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का भी टॉपिक मिलेगा आपको CP बवेजा में, और इसमें से भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, वो है यूटीआई जो मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसमें भी हैं टॉपिक्स, लेकिन इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है ओनली यूटीआई। तो अभी हम यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं कि आप अगर हॉस्पिटल एक्वायर्ड पढ़ रहे हो, मैं चाहूँगा कि जब आप हॉस्पिटल एक्वायर्ड पढ़ रहे हो तो एक बार आप सारा का सारा पढ़ के निकाल दें, एक बार थॉरली निकाल दें बस पढ़ के। आपको एक बार में चीज़ें याद हो जाएंगी, अच्छा ये होता है, ये भी होता है। और उसमें से भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ ना तो वो है यूटीआई। 6 नंबर पे आता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन एक ऐसा टॉपिक है कि जो मेरा प्रैक्टिकल चल रहा था तो मेरे से जो 1-2 प्रैक्टिकल वाले थे इधर उधर, मतलब मेरे रोल नंबर के इधर उधर, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि हैंड हाइजीन के स्टेप बताओ पूरा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि अब तो जैसे नर्सिंग के यहाँ क्या हो गया कि आप जैसे हाथ वगैरह धोने जाओगे क्लिनिकल फील्ड में भी तो वहाँ पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पर मान लीजिए आप ड्यूटी पहली बार जाते हो तो आपसे क्या है, वहाँ पे एग्जामिनर वगैरह कोई भी आएगा, आपका नर्सिंग का एग्जामिनर होगा तो कोई भी आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। और हैंड हाइजीन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके FON में भी काम आएगा और ये आपके यहाँ पे भी काम आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपके दोनों जगह काम आ जाते हैं। तो ऐसे तरह मान के चलो कि ये क्वेश्चन मेरे को वहाँ पर भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं एसेप्सिस टेक्निक के अंदर की जो मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस 2 तरह की अलग होती है कि अगर मैं मान लो सर्जिकल के अंदर हूँ तो सर्जिकल के अंदर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए जो मेरे को फॉलो करनी चाहिए एसेप्सिस के अंदर, मतलब कि इन्फेक्शन से बचने के लिए, और मेडिकल के अंदर कौन सी। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 पॉइंट का अंतर है और उसी पॉइंट पर आपको जोड़ देना है। या अगर आपने मेडिकल एसेप्सिस पढ़ ली तो सर्जिकल में वो पॉइंट बढ़ जाएगा। बस वो 1 पॉइंट का ध्यान देना है कि आप बस मेडिकल एसेप्सिस पढ़ लोगे ना तो सर्जिकल में बस वो 1 पॉइंट ऐड करना है, बाकी आपको उसमें कुछ नहीं करना। और ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आएगा आपके शॉर्ट नोट के अंदर, ये बात ध्यान रखना है। सीधे आएगा एसेप्सिस को डिफाइन करो बस, और कुछ नहीं आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यूनिट 4 से। यूनिट 4 है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, और ये मेरे को भी प्रॉब्लम थी। अब देखो माइक्रोबायोलॉजी को हम डील करेंगे स्मार्ट वर्क से, हार्ड वर्क इसमें कोई भी वो नहीं है। हमारे पास आएंगे क्वेश्चन 6, अब 6 आते हैं, पहले 7 आते थे, 6 क्वेश्चन आएंगे। तो ये वाला जो यूनिट का क्वेश्चन आएगा ना, ये आपके पास ऐसे आएगा कि आप 5 क्वेश्चन कर लोगे आराम से और इसको छोड़ देना। ये हमेशा क्वेश्चन ऐसा आता है, आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लो। अब आप कहोगे कि नहीं यार इसका क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो यार ऐसे भी आता है कि आपको डिफाइन में दे देगा, शॉर्ट नोट के अंदर दे देगा। तो भाई शॉर्ट नोट के अंदर भी आपको बोलता है कि आप कोई भी 4 क्वेश्चन करो, आप बोलेगा आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करो, तो कोई भी 4 तो आप ऐसे कर ही दोगे आराम से और इसको छोड़ देना। फिर भी आप कहते हो कि चलो यार नहीं यार कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, क्या पता यार कुछ ना कुछ तो हो जाए। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम इस यूनिट 4 को सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि मैं इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूँ और मैं उस टाइम भी मानता था इसको। तो अब मैं यूनिट 4 को थोड़ी देर के लिए स्किप करूँगा और हम चलेंगे यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 है अपनी इम्यूनिटी। ये एक ऐसी यूनिट है, भर भर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से इम्यूनिटी के अंदर से। तो सबसे पहला तो यही है कि इम्यूनिटी होती क्या है, फिर इम्यूनिटी के टाइप्स। देखिए नीट वाले बच्चे इम्यूनिटी पढ़ के आते हैं बहुत अच्छे से, और इम्यूनिटी एंटीबॉडी का डायग्राम्स वगैरह, वो शॉर्ट चेन लॉन्ग चेन उनकी वो सब उनको डायग्राम आते हैं। वो उसका कुछ फ़ायदा लें यहाँ पे, क्योंकि आपको इतना मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मेहनत थोड़ी सी है इधर। इम्यूनिटी के टाइप्स और क्लासिफिकेशन, ये सीधे सीधे जैसी जैसी चीज़ें लिख रही है ना, ये मैंने 4 चीज़ें लिखी है इसमें, और ये चारों की चारों चीज़ ये यूनिट तो आपको पढ़ के जानी है। ये यूँ मान लीजिए मैं सारे 1 पॉइंट में भी लिख सकता था, यानी इनका कोई वो नहीं है, हिरार्ची नहीं है यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ नहीं छोड़ सकते इसमें। हाइपर सेंसिटिविटी आएगा ही क्वेश्चन, पक्की बात आएगा, है ना। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस गारंटीड क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से, कोई ना कोई एक चीज़, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, फॉकुलेशन, कोई ना कोई उठा के दे देगा आपको। 5 रिएक्शन होती है इसकी, 5 या 6, तो ये उठा के दे देगा। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, अब क्या होता है कि एक CP बवेजा में क्या कर रखा है, एंटीजन के अंदर एक अलग चैप्टर दे रखा है, एक ही पेज का है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। इसलिए तो एक पेज एंटीजन का है, एक पेज एंटीबॉडी का है। आप पढ़ो, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर आपको डिफरेंसेस को मेरे को ज़्यादा बतानी नहीं है, वो तो सरफेस में होता है, एक जगह कहाँ पे है, एक कहाँ पे है, और एंटीबॉडी क्या काम आ रही है, एंटीजन क्या चीज़ें हैं। बेसिकली वो तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ही है, तो आपको इतना डरने की बात नहीं है। अब इम्यूनिटी के टाइप्स और क्लासिफिकेशंस पे आप आ जाओगे कि वो T सेल,
है ना, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उनमें भी आ जाता है डिफरेंसेस। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर किसी ने नीट कर रखी है तो उसको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी ने नीट नहीं करी है तो प्लीज़ वो सीपी बवेजा उठाए। एक एक पेज के हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है अपनी 4 तरह की जो रिएक्शंस होती है वो आप पहली बार पढ़ोगे, और मैं चाहता भी हूँ कि इसमें आप टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी यूनिट है कि आप उसमें मांगती है वो चीज़ की इन्वेस्टमेंट मांगती है वो, और आप एक बार पढ़ोगे ना अच्छे से, मैं मान रहा हूँ कि चलो आपको एक दिन में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़े, मैं ये बात नहीं मान के चलता हूँ कि आप उसमें कि थोड़ा इन्वेस्ट करोगे उस चीज़ में तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। वो बोलते हैं ना कि पहली बार अगर आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हो तो आपको वो चीज़ टफ़ लगेगी, और दूसरी बार करोगे तब टफ़ नहीं लगेगी। किसी ने कहा था कि जब तक आप पहली बार नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको इतनी टफ़ लगेगी कि आप कहोगे यार ये चीज़ नहीं हो सकती, मेरे से तो नहीं हो सकती भाई। पर आप क्या है कि लगे रहो, सोचो मत कि यार मेरे को क्या लग रहा है, टाइम कितना हो रहा है। मैं मानता हूँ कि आपका पेपर जल्दी आ रहा है, पर एक बार आपने अगर ये क्लियर कर दी ना तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर पेपर के टाइम पे एक बार उठा के पढ़ लेना, आप कर आओगे इसमें। तो आप इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एलाइजा रिएक्शन बहुत पूछता है। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन चारों के चारों पढ़नी है आपको, कैसे भी करके पढ़नी है, चारों के चारों सीपी बवेजा में से पढ़नी है। अगर आपके पास सॉल्व पेपर है तो उसमें भी आपको पूछ लेता है, नहीं तो ये इंडिविजुअल भी पूछ लेता है कि एक का नाम दे के आपको पूछ लेगा कि ये इस हाइपर सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करो। पर ये आएगा शॉर्ट नोट के अंदर, ये बात ध्यान रखना, शॉर्ट नोट आएगा नहीं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ये बस ये सीधा ऐसे ही आएगा। अब मैंने लिख रखा है, देखिए इसमें कुछ टेस्ट के बारे में लिख रखे हैं कि मेरे इसमें कुछ टेस्टों के बारे में लिख रखा है। हाँ, तो टेस्ट है, सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सब में क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए VDRL एंड विडाल टेस्ट पूरा एज इट इज आपको दे रखा है सीपी बवेजा में। कॉम्स टेस्ट क्या होता है, सीधा के सीधा ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, और ये तो बिल्कुल पोर्शन छोड़ना नहीं है आपको कि VDRL, विडाल टेस्ट, कॉम टेस्ट, ये आपको एक तो सबसे पहली बात है डिफाइन में पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स में भी आपको एक पूछ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है। टेस्ट का कभी क्वेश्चन लॉन्ग में नहीं आता है। मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एलाइजा मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था, तो ये पोर्शन आपसे पूछेगा ही। अब मैं एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूँगा वैक्सीन्स के ऊपर। वैक्सीन में भी कुछ पे क्वेश्चन आता है, सीधे सीधे या तो पूछ लेगा वैक्सीन को डिफाइन करो, नहीं तो क्या पूछेगा वैक्सीन को डिफाइन करो, नहीं तो क्या पूछेगा कोल्ड चेन बताओ, कोल्ड चेन मैकेनिज्म क्या होती है। देखो मैं मानता हूँ कि कोल्ड चेन मैकेनिज्म आपको अभी इतनी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी फर्स्ट ईयर में हो सकता है कि क्लिनिकल ड्यूटीज़ नहीं लगे। तो कोल्ड चेन मैकेनिज्म जो होते हैं वो आपके आगे जाके ज़रूर आपको एज इट इज़ काम आएगी। जैसे हमारे JK में जब ड्यूटी लगी थी तो वहाँ पे हमारे जो स्टाफ था, मैम थी, उन्होंने हमें कोल्ड चेन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने होते हैं उसके लिए, क्या क्या चीज़ देखी जाती है, तो वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। तो आप उसको पढ़ें, क्योंकि थ्योरी वाइज भी हमें पता होना चाहिए पहले होता क्या है। क्योंकि मैम जब हम वहाँ गए थे तो हम मैम से उल्टा सवाल कर रहे थे, तो मैम ने कहा था बेटा तुमने पढ़ रखा है तो पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या आता है। तो फिर हमने मैम को बताया, तो फिर उसको देख करके मैम ने हमें उसको प्रैक्टिकली चीज़ बताई कि बेटा देखो अब ऐसे ऐसे होता है कि यहाँ से अब आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ करना है, ये चीज़ करनी है सबसे पहले। तो हमें थ्योरी वाइज चीज़ें पता होनी चाहिए। एक अब बात करता हूँ मैं डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस से पहले मैं आ जाता हूँ यूनिट 4 मैंने जो छोड़ी थी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। देखिए यूनिट 4 का ऐसा चक्कर होता है कि ये कैसे भी टॉपिक को उठा के दे सकती है, इसका कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत वेरिएशन है इसके अंदर। और आप कहोगे कि यार ये सबसे लेंदी यूनिट है, मैं मानता हूँ कि एक ही पेज की है लेकिन लेंदी है, बिल्कुल टाइम जाएगा आपका, और आपको यार बहुत बोरियत है इसको पढ़ने में, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो मैंने टॉपिक रखे थे ना, आप एक बार उनको तो ज़रूर पढ़ के जाएँ, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, ये ऐसे टॉपिक है। देखिए जो टॉपिक में सबसे पहले मैंने डाल रखा है वो HIV के अंदर आपको लैब डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, वो डायग्राम HIV का, वो आपने ग्लाइकोप्रोटीन्स वाला GP प्रोटीन्स और ये P53 वगैरह डायग्राम बना रखे हैं, तो वो वाला क्वेश्चन। कैंडिडियासिस का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखें। कैंडिडियासिस इसका क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में ज़रूर पूछेगा। वो कैंडिडियासिस का क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में ज़रूर पूछेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। और ये अपॉर्चुनिस्टिक फंजा है, ये इन्फेक्शन के अंदर भी आता है, और ये आप पीछे भी पढ़ोगे, इस यूनिट के अंदर भी पढ़ोगे। अपॉर्चुनिस्टिक फंजा यानी जिनको किसी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है, जब ये जब रिएक्ट करेंगे जब आपकी इम्यूनिटी कम होगी, तो इसका क्वेश्चन शॉर्ट नोट के अंदर बहुत ज़्यादा आता है, या डेफिनेशन में पूछा जाता है सीधी। अब देखिए मैंने भी एक ऐसे मैं क्या करता था कि जब पढ़ता था तो ऐसे क्वेश्चन टारगेट करता था जो बोलने में भी बहुत ज़्यादा वो है,
कि जो लोग उसको आपस में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं उस क्वेश्चंस को, या फिर कोई टीचर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा, अब कोई भी टीचर ऐसे क्वेश्चन तो देगा नहीं, पेपर बना रहा है कि इसको खुद को बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ज़्यादातर वो ऐसे ही देंगे ना। और एक क्वेश्चन तो ऐसा पटका ही जाता है पेपर में जो किसी को नहीं आएगा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं इसी यूनिट के बारे में जिसमें से ये ऐसा क्वेश्चन पटका जाता है। पेनिसिलियम, अब देखिए सबने सुना हुआ है पेनिसिलियम, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें आप। एस्पेराजिलस नाइगर, ये याद रखना है। इस यूनिट को मैं हिरार्ची वाइज बता रहा हूँ, तो सबसे पहले पढ़े तो HIV पढ़े पूरा, फिर कैंडिडियासिस पढ़ें, अपॉर्चुनिटी फंजा, फिर पेनिसिलियम और फिर एस्परजिलस। अब इसमें से क्वेश्चन आता है लाइफ साइकिल के ऊपर। अब आप ही कहोगे यार लाइफ साइकिल तो यार ये तो बहुत दिक्कत की चीज़ है यार, हमें कौन सी याद होगी। आप नीट के अंदर मलेरिया की प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जरूर पढ़ के आए हो, तो आपको ये पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले पढ़ें आप। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एंटामीबा, स्टोलार्टिका और प्लाज्मोडियम के अंदर से। फिर टीनिया सोलियम, राउंड वॉर्म या हुक वॉर्म, ये टाइफाइड, इनकी लाइफ साइकिल पूछता है। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और ये ज़रूरी भी नहीं है ये पूछे, ये आपको क्या बोलते हैं आएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो पूरी क्लास को ही नहीं आएगा, फिर उस पर टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 5 क्वेश्चन पर फोकस करें और 5 को अच्छे से करें। पर फिर भी अगर पढ़ के जाएँ, इस यूनिट को छोड़ना नहीं है, इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है। TB जरूर पढ़ के जाएँ, मोस्ट कॉमन चीज़ है। TB हुआ, निमोनिया हुआ, डर्मेटोफाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। डर्मेटोफाइट्स पे 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, इस वाली चीज़ को जरूर पढ़ के जाए, डर्मेटोफाइट्स को क्या होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट पे शॉर्ट नोट के अंदर जरूर क्वेश्चन आता है, जो अपना लास्ट क्वेश्चन आता है, एक लास्ट या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आता है 5th नंबर का, हाइड्रेटेड सिस्ट और ये डर्मेटोफाइट्स, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं। बाकी तो इस यूनिट में मैंने कुछ भी चीज़ रिपीटेड नहीं देखी है, बाकी सब चीज़ इसमें है ना एक बार चेंजेस बहुत चेंज होकर आ रही है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन है मैंने रिपीटेड देखे हैं, इसलिए मैंने आपको बताएं और इनको ज़रूर पढ़ना है आपको। अब देखो आप पढ़ रहे हो माइक्रोबायोलॉजी, और मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोबायोलॉजी आपको कैसे करनी है, इसके अकॉर्डिंग चलना है, आपको कैसे पढ़ना है। पूरी माइक्रोबायोलॉजी में कहीं पे भी डिफरेंसेस दिखे वो क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना है, हमेशा डिफरेंस आते हैं। हम भी क्या करते थे, हमने सारे डिफरेंसेस एक जगह लिख लिए थे कि पूरी माइक्रोबायोलॉजी में ये डिफरेंस होते हैं। तो जैसे कि कुछ मैंने आपको 10 डिफरेंस 10, 11, 12, 13 डिफरेंसेस 11, 12 जो भी हैं मैंने आपको बता दिए। इसमें सबसे पहले आता है बैक्टीरिया एंड वायरस, मोस्ट कॉमनली डिफरेंस है ये। आपको स्ट्रक्चर वाइज कि बैक्टीरिया की क्या स्ट्रक्चर होती है, फिर वायरस की क्या स्ट्रक्चर होती है, फिर दोनों के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें देखी जाती है और क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में, क्या फंक्शंस उनके कैसे हैं, तो वही डिफरेंसेस में आ जाएंगे। कि फंक्शन में एक तो डायग्राम का डिफरेंस कर सकते हो, डायग्राम के बाद आप क्या कर सकते हो, उनके काम के ऊपर डिफरेंस कर सकते हो, टाइप्स में भी डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस तो आप लिख दोगे। अब आता है एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के अंदर डिफरेंस, है ना। ये आप टॉक्सिन और टॉक्साइड वाला जो पोर्शन पढ़ते हो उसके अंदर आएगा आपका। इम्यूनिटी के अंदर IgG और IgM, सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों में डिफरेंस, और किसी एंटीबॉडी के अंदर डिफरेंस नहीं पूछा जाता। या मैंने आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बताई थी कि 4 तरह की होती है, जैसे कि ये इमीडिएट और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो ये जो इमीडिएट और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, देखिए ये 4 नंबर वाला जो इमीडिएट और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इनमें डिफरेंस पूछता है, क्योंकि ये आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये चीज़ बनती है कि इसमें डिफरेंस पूछा जाए। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। लाइव एंड किल्ड वैक्सीन के अंदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर पूछा जाता है। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन की मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था यूनिट में, इसमें भी पूछा जाता है। TNB लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंस होता है, और 10 स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया और वीडियस, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखें। ये 4 यूनिट से ही है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, डिफरेंसेस को मैंने सारे अलग से लिख दिए। तो आप भी क्या करें, जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ें या शॉर्ट पेपर में जहाँ पे देखें जितने भी डिफरेंसेस हैं तो उसको आप एक तरफ कर लेना चाहिए और पूरे याद होने चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंसेस आप देखो, डिफरेंसेस का क्वेश्चन ये आपका आएगा कि शायद 4 जो भी है 4 या 2 नंबर इतना का क्वेश्चन आएगा आपका। तो आप क्या करना कि आपको ऐसा लगेगा कि यार एक ही पेज भरा है मेरा, तो आप जितने डिफरेंसेस जहाँ से ढूंढ के ला सकते हो, जैसे भी नॉर्मल से नॉर्मल बेसिक से बेसिक जो डिफरेंस ला सकते हो वो लाओ। बाकी तो आप बुक प्रेफर करना और उसमें से डिफरेंस लिखना। तो आप ये डिफरेंसेस मैं चाहूँगा कि एक कॉपी के अंदर लिखें, आप एक जगह लिखें, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक जगह, और इनको तो बार बार याद रखें। तो आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए वो आपके लिए बहुत अच्छे से काम आएंगे, और इस पेपर के अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़ के जाएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप गेन कर पाएंगे माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है इससे। आपको मैं मानता हूँ कि इसमें से कुछ पोर्शन ऐसा आएगा जो आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन उस टाइम ऐसे ख्याल हटा देना,
पढ़ाई की चीज़ें एक चीज़ होती है, जैसे मान लो कि आपको कभी कभी लगता है यार ये चीज़ बोरिंग है, तो क्लास में से एक ऐसा स्टूडेंट ज़रूर ढूंढें जिसको पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है, उससे जाके पढ़ें। क्योंकि क्या पता कि हम क्या करते हैं कि कभी कभी हमारे पास टीचर नहीं होते उसको पढ़ाने के लिए, तो हमारे क्या फ्रेंड्स हमारी मदद करते हैं, तो उससे भी हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है जो भी मैंने आपको बताई है, और आप इसको अच्छे से पढ़ें, खुश होकर पढ़ें। खुश होकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक में। और बाकी आपको बहुत बहुत आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर गेन करें इसके लिए। थैंक यू।